नमस्कार। इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीवाईक्यू का कोई विकल्प नहीं है, उसके बिना आपका एग्जाम क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमी का पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूं और उसके बाद जो ज्योग्राफी का पीवाईक्यू है वो राम सर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा। और हमारा जो ये बैच है, ये बेसिकली इसका मेन फोकस जो है वो यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस वगैरह पे है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन उठाए गए। हालांकि इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं, वो केवल आपको एक ये समझाने के लिए कि जहां पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी उठा लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए केवल स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन से कई बार आउट रहूंगा सो दैट आप इसको प्रॉपर नोट कर सकें और या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51, मॉनेटरी पॉलिसी इज। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। द अपोजिट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री टू द फिस्कल पॉलिसी। तीसरा कह रहा है मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग रिसेशन। चौथा कह रहा है डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड। मतलब मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति की पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने का एक प्रत्यक्ष उपाय। तो देखिए, अब यहां पर आपको दो ऑप्शंस में डाउट हो सकता है। पहले दो ऑप्शन तो आप मतलब कि आपने पढ़ाई की है तो आप तुरंत कट कर देंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब बाकी नीचे के जो दो ऑप्शन है सी और डी, तो इसमें जो है आपको डाउट हो सकता है। देखिए, मौद्रिक नीति हाँ मंदी के समय भी प्रभावी भूमिका निभाती है, पर उतनी प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, अब बेसिकली मंदी जैसी जब सिचुएशंस आती है तो उस समय मौद्रिक नीति से ज्यादा फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति जो है ना महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर डाउट में नहीं रहना है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा होगा डी। डी आंसर हमारा क्या कह रहा है कि प्रभावी मांग या इफेक्टिव डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो मौद्रिक नीति वो प्रभावी होती है और मौद्रिक नीति मांग को कम करने के लिए होती है, या फिर कम करने या ज्यादा करने के लिए होती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, पहले और दूसरे ऑप्शन क्यों मतलब गलत होंगे। देखिए, ये राजकोषीय नीति के विपरीत है या राजकोषीय नीति की पूरक है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ये समझिए कि हमारे जो फिस्कल पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी एक जो है ना एक दूसरा सिनेरियो है, दूसरा एस्पेक्ट है। उसमें आपको जो है ना मतलब मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति ये एक दूसरे को कोई पूरक जैसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उनका एस्पेक्ट ही अलग अलग है। राजकोषीय नीति सरकार की होती है, मौद्रिक नीति होती है जो हमारे केंद्रीय बैंक की है। ठीक है, मौद्रिक नीति का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारा जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जबकि गवर्नमेंट का राजकोषीय नीति किससे संबंधित होती है, सरकार की आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो ये मतलब कि एक वो बिल्कुल ही अलग लेवल का एक्सपेक्ट हो जाता है। तो इसलिए पहले हमारे दोनों आंसर गलत रहेंगे। हमारा सही आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर अच्छा मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, चलिए इसी स्लाइड में आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग मैंने समझा दिया है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 52 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में स्थिरता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, यानी आय और संपत्ति का समान वितरण। और चौथा ऑप्शन कह रहा है विदेशी मुद्रा विनियमन दर में स्थिरता। ठीक है, तो यहां पर मौद्रिक नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यहां आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा है जो हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कीमतों में स्थिरता, तो ये तो हमारा मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। बिल्कुल, एक्चुअली प्राइमरी उद्देश्य यही है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है, कीमतों में स्थिरता। ठीक है, सेकेंडरी हमारा आर्थिक स्थिरता। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है। अब तीसरा कह रहा है आय और संपत्ति का समान वितरण। ठीक है, तो क्या ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है।
मौद्रिक नीति का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। आय और व्यय का समान वितरण जो होता है, या इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा किसका पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। और बजट के थ्रू गवर्नमेंट ये कोशिश करती है, बजट में अपनी योजनाएं और अपनी कल्याणकारी योजनाएं या स्कीम्स लाकर सरकार ये कोशिश करती है कि वो जो है ना आय और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये किसका पार्ट है? ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जो बजट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। अब चौथा ऑप्शन और हमारा क्या है? तो कौन नहीं है उद्देश्य? तो ये तो हमें पता ही चल गया, ये उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शन में से एक ये सी वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, अर्थव्यवस्था में पैसे को कंट्रोल करके, ये मतलब जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के मुकाबले या किसी भी हार्ड करेंसी के मुकाबले, तो उसमें भी स्टेबिलिटी जो है ना मनी सप्लाई के जरिए आरबीआई बनाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आंसर इसका सी है। आप लोग चाहें तो इसको उतार लें, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य यहां पर दिए हुए हैं, और बाकी जो है आपका फिस्कल पॉलिसी जो हमारा आय और संपत्ति का समान वितरण है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अगला सवाल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इनमें से कौन मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी आपको पता होगा। कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और किसके थ्रू लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये अब आरएएस में पूछा गया है, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा मतलब इकोनॉमी को लेकर आपको माइंडसेट नहीं रखना है कि ये बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, ठीक। चलिए अगला क्या है? ये इसका है, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको डिटेल दे दी है। इसके बारे में मैं पिछली क्लासेस में भी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 3 आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। आरबीआई ऑफिशियल्स में हमारा जो आरबीआई गवर्नर है वो इस कमेटी का चेयरमैन होता है, ठीक है। और ये कमेटी करती क्या है? बेसिकली जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको डिसाइड करती है। पॉलिसी रेट को हम रेपो रेट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये जो कमेटी है ये साल में 4 बार इनकी बैठक होती है। यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने पे की जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो देखिए डिसीजन लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, ठीक है, मेजोरिटी के आधार पर। अब मेजोरिटी में आप कह सकते हो कि भाई सर 6 लोग हैं तो 3-3 हो गए, तो 3-3 होगा तो टाई हो जाएगा। तो जो गवर्नर है उसको एक स्पेशल पावर मिली है कास्टिंग वोट की, यानी कि निर्णायक मत देने की। तो उस सिचुएशन में गवर्नर के जो है ना वोट को, गवर्नर जिस तरफ फैसला कर देगा उसी तरफ फैसला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? ये हमारा बीपीएससी में आया 2017 में, बैंक रेट मीन्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए बीपीएससी में जैसे 5 ऑप्शन दिए हैं, नॉर्मली हम देखते हैं 4 ऑप्शन, लेकिन 5 ऑप्शन भी कई जगह देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस में, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि बैंक रेट का मतलब क्या है? तो इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, ठीक है। मनी लेंडर से साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक, तो अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। फिर प्रॉफिट रेट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर को ही हम बैंक रेट कहते हैं। डी नंबर हमारा क्या कह रहा है? कुछ की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। और 5वां नंबर हमारा कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो है ना बैंक दर को मतलब सही से डिफाइन नहीं कर रहा है,
तो देखिए इसमें जो है, तो अब जैसे बैंक रेट की आपको अगर डिफिनेशन आती है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ये बैंक रेट नहीं होता है, ए गलत है। फिर बी हमारा अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है, ये बैंक रेट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, ये भी नहीं होता है बैंक रेट। अब यहां पर जो चौथा और पांचवा ऑप्शन दिया गया है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, और लास्ट में कह रहा है ई ऑप्शन में कि मतलब कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली बैंक रेट की डिफिनीशन पर चर्चा करते हैं। बैंक रेट वह ब्याज दर होती है, वह इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और इसके लिए बैंक जो है ना, बैंकों को आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी रखने की या कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होती है। तो वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जिस दर पर उधार देता है आरबीआई, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब यहां पर दे रहा है स्टेटमेंट हमारा डी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है आरबीआई का, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल या आधिकारिक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ठीक है। ऑफिशियल रेट आरबीआई का कुछ ऐसा जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक होता है पॉलिसी रेट जिसको रेपो रेट कहते हैं, और आरबीआई का मेन फोकस पॉलिसी रेट पे होता है। तो अगर बोलचाल की भाषा में ऑफिशियल अगर इंटरेस्ट रेट कहना भी है आरबीआई का, तो हम पॉलिसी रेट को कहेंगे, बैंक रेट को नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जो इन्होंने क्वेश्चन में ऑप्शन दिया यही गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ई। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब पूछने वाले के दिमाग में क्या है, ठीक है, वो तो अब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से पता चलेगा। तो पूछने वाले ने सोचा कि लगभग कौन सी लाइन हम डिफाइन कर रही है बैंक दर को, तो हमारा फिर डी सही हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक जो है, जो मतलब कि जो ब्याज दर चार्ज करता है, तो वो जो है आपका बैंक रेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको कहूंगा तो मैं इसमें जो है ना ऑप्शन ऑप्शन ई लेकर चलूंगा, क्योंकि ये जो डी ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन ही मान्य नहीं है। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई? कुछ देयर इज नथिंग लाइक ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ई मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या है कि टाइपिंग एरर है इसमें जो है ना, अब इसमें डी ऑप्शन को सही कर दिया है, आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ, यहां पर बैंक रेट की जो है ये डिफिनीशन है, आप इसको जो है लिख लीजिए, ठीक है। इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, और यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ई होगा। क्लियर है? और बैंक रेट की डिफिनीशन ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज शैडो बैंकिंग, ठीक है, यानी कि छाया बैंकिंग क्या है? आउटसोर्सिंग ऑफ बैंकिंग वर्क बाय ए बैंक, ठीक है, कि किसी बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की आउटसोर्सिंग करना। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अपने कुछ काम को बाहर से करवा लेना किसी निजी मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जैसे ये पीपीटीज बनवानी है, तो मैंने ये पीपीटीज क्या है कि मैंने किसी को भाई बोला कि भाई कितना चार्ज करोगे, मेरे लिए पीपीटीज बना दो। तो ये मैंने क्या किया, मैंने पीपीटी बनाने के काम को आउटसोर्स कर लिया, ठीक है, बाहर से करवा लिया। तो बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की आउटसोर्सिंग, तो ये शैडो बैंकिंग है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के वित्तीय लेन देन एवं अन्य गतिविधियां, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है शैडो बैंकिंग को लेकर? घरेलू बैंक का विदेशी कामकाज। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि किसी अन्य देश में बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियों के लिए काम करने वाला विदेशी बैंक, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि शैडो बैंकिंग क्या होता है। क्लियर? अब देखिए शैडो बैंकिंग क्या है, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। शैडो बैंकिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, नाबार्ड है, सिडबी है, ठीक है, तो ये सब जो है ये भी लोन देने का काम करते हैं। बेसिकली ये बैंक नहीं है, लेकिन ये भी जो है ना लेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो है काम,
ये मेनली जो है ना लेंडिंग का काम करना, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, शैडो बैंकिंग के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो जो हमारे नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या वित्तीय मध्यस्थ, वो जो है कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो उनके द्वारा जो कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज मेनली उधार देना, वो जो है हमारा किसके अंतर्गत काउंट हो जाता है, शैडो बैंकिंग के अंतर्गत। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही है। क्लियर, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए मैंने शैडो बैंकिंग को यहां पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चर्चा हो चुकी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। When the Reserve Bank of India (RBI) announces an increase of cash reserve ratio (CRR), what does it mean? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जब CRR को बढ़ाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इससे, या फिर इसका क्या मतलब निकलता है, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड, आरबीआई के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड। अब चलो अच्छा ऑप्शन दिया है, लेस मनी टू फॉर एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, चलो लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा क्या कर सकते हैं। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड, यानी कि केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। केंद्र सरकार तो कोई काम करती ही नहीं है। अब क्वेश्चन सेट हुआ है, ये आया है आईएएस प्री में 2010 में, अब पता नहीं किस हिसाब से सेट किया। चलिए अगला क्या है, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, व्यवसायिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा। तो आप लोग सोचिए कि सीआरआर जब बढ़ा दिया जाएगा तो क्या घटना होगी। सीआरआर क्या है, सीआरआर क्या जो होता है, बैंकों के पास जो भी उनका जो एनडीटीएल है, ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज कैश के रूप में उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, और आरक्षित तौर पे, ठीक, रिजर्व के तौर पर, तो इसे ही हम कहते हैं सीआरआर। प्रेजेंटली हमारा सीआरआर कितना है, 3%। क्लियर, तो अब जो है अगर आरबीआई इस सीआरआर को, इस रिजर्व को बढ़ा दे और वो कह दे कि नहीं भाई अब आपको 3% नहीं 4% रखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या घटना होगी कि भाई अब जो हमारे व्यवसायिक बैंक हैं उनके पास उधार देने के लिए पैसा कम बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। मान लीजिए किसी बैंक का एनडीटीएल 100 रुपए है, पहले 3 रुपए रख रहा था, तो 97 रुपए जिसके पास बच रहे थे, अब आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं अब तुम 4% रखो, तो 100 रुपए एनडीटीएल में से 4% अगर चला गया तो अब कितना बचेगा, 96 रुपीज ही तो बचेगा। तो यानी कि बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा। क्लियर है, और बाकी रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। ये सब बिल्कुल नहीं है, खैर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, सी नंबर। और व्यावसायिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, ये भी गलत है, ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है हमारा ए। ठीक है, आंसर है हमारा ए, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये भी आईएएस 2003 यूपीएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, क्या है देखिए, अब देखिए यूपीएससी में भी इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द, ठीक है, तो बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर यह दर्शाती है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, बाजार ब्याज दर के गिरने की संभावना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है।
सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक आसान मौद्रिक नीति अपना रहा है। और उसके बाद चौथा क्या है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है, केंद्रीय बैंक सख्त मौद्रिक नीति अपना रहा है। ठीक है, तो अगर बैंक दर में वृद्धि होगी तो क्या होगा। अब देखिए बैंक दर क्या है, बैंक दर वह ब्याज दर है, वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को बिना कोलेटरल के उधारी देता है, लोन देता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर यह ब्याज दर बढ़ जाएगी, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक रेट बढ़ जाएगा, तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं, उनके लिए लोन महंगा हो जाएगा। और जब उनको महंगा लोन मिलेगा तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अपना नीचे ब्याज दरें बढ़ा देंगे। क्लियर है। तो अब क्या हो सकता है घटना, फिर इसमें क्या घटना हो सकती है, तो बाजार ब्याज दर के गिरने की संभावना है। तो बाजार ब्याज दर मतलब नॉर्मली जो ब्याज दर प्रचलन में रहती है, जो बैंक नॉर्मली लेते हैं एक सामान्य व्यक्ति से, तो बाजार ब्याज दर क्या गिरेगी। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। नहीं भैया, जब बैंकों को ही अगर महंगा मिल रहा है पैसा आरबीआई से, तो बैंक उसको कम दर पे कैसे देंगे। फिर क्या केंद्रीय बैंक मतलब केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है, नहीं, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ऋण दे रहा है वो। ठीक है, केंद्रीय बैंक आसान मौद्रिक नीति, या इसको आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपना रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, यानी कि वो अब नीचे भी लोन महंगा हो जाएगा। अब हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो क्या है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा और मनी सप्लाई से कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहां पर विस्तारवादी मौद्रिक नीति नहीं है। तो आंसर क्या बचा हमारा, आंसर बचा हमारा डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, केंद्रीय बैंक सख्त मौद्रिक नीति अपना रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, आंसर हमारा डी है। ठीक, हमने डिस्कस कर लिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। तो बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर को किस रूप में बनाए रखना होता है। ठीक है, देखिए एक है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, तो वो तो प्योरली कैश में होता है और आरबीआई के पास जमा होता है। और दूसरा होता है एसएलआर, वो कैश में भी हो सकता है, और इसमें पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या किन किन चीजों में हो सकता है। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कैश, गोल्ड, ठीक है, अनइनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रियोरिटी सेक्टर लोन्स। तो एसएलआर किन में मेंटेन कर सकता है बैंक, नगद, सोना, निर्दिष्ट उपकरणों में बिना किसी भार वाले निवेश, ठीक है, और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका है, तो एसएलआर को जो मेंटेन करते हैं बैंक, वो तीन चीजों में मेंटेन करते हैं, कैश में, गोल्ड में, नगद और सोने में, और तीसरा है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इन तीन चीजों में आपका जो है वो एसएलआर मेंटेन करते हैं बैंक, कहां, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास। ठीक है, और उसको वो लोन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल हो जाएगा हाँ 1 और 2 और सही है। और हाँ, अनइनकम्पर्ड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट, निर्दिष्ट उपकरणों में बिना किसी भार वाले निवेश। तो निर्दिष्ट उपकरण, इसका मतलब यहां पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। आंसर क्या है, डी। ठीक है,
SLR is the minimum percentage of deposits that the commercial bank maintains through gold, cash and government securities. It is the reserve requirement that banks are expected to keep before offering credit to customers. Clear? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? द रेट एट विच बैंक्स लेंड्स टू रिजर्व, लेंड्स नहीं होगा, लेंड होगा। द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स लेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज, यानी जिस ब्याज दर पर बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में ऋण देना कहते हैं। बेसिकली ये बैंक करते क्या है कि उनके पास जो एक्सेस लिक्विडिटी पड़ी होती है, अतिरिक्त जो नकदी या अतिरिक्त तरलता उनके पास होती है, उसको वो आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, यानी जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोलचाल की भाषा में है और इसको यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सा है, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, ए, बी और डी गलत है और आंसर इसका सी है। क्लियर? चलिए, इसका डिटेल जो है मैंने यहां पर बड़ी अच्छे से डिटेल में दे रखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एसएलआर क्या होता है और एसएलआर किसका पार्ट है? एसएलआर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? मैं साइड में हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको हम तरलता समायोजन सुविधा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये सारी चीजें जब हम क्लासेस करेंगे तो हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, आप अभी के लिए इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पहले चर्चा नहीं की है। ठीक है, सब कुछ पहले चर्चा हो चुकी है, तो ज्यादा उसमें डिस्कस करने का स्कोप था नहीं। क्लियर है? अब 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन क्या है कि which one of the following statements is correct regarding increase in the cash reserve ratio, CRR? ठीक है, तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसको। और ये पूछा गया है यूपीपीएससी 2004 में। तो सीआरआर के संदर्भ में क्या है? इंक्रीज, सीआरआर बढ़ने को लेकर क्या इसमें से हो सकता है? इट इंक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, इससे साख निर्माण बढ़ता है। इट रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन, इससे साख निर्माण घटता है। फिर इसके बाद इट डज नॉट अफेक्ट क्रेडिट, ये इसका साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद चौथा है यह उदार मौद्रिक नीति को दर्शाता, उदार यानी एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा ये है। तो हम पूछा जा रहा है कि सीआरआर बढ़ने से क्या होता है? तो आप यहां पर देखिए, तो क्या इससे साख का निर्माण होता है? साख क्रेडिट क्रिएशन किनका होता है? बैंकों का। अब बैंकों के लिए अगर सीआरआर या रिजर्व बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास उधारी में पैसा देने के लिए कम बचेगा। अब कम बचेगा तो उनकी साख क्या होगी? कम होगी। तो इससे साख निर्माण बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। क्लियर? तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा आंसर कह रहा है इससे साख निर्माण कम हो जाता है, तो ये सही है, पहला गलत है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। आंसर हमारा बी आ गया है। ठीक है, आंसर हमारा बी है इसका, क्योंकि इसमें जो है ना क्रेडिट कम हो जाती है बैंकों की। ठीक है, और इसका साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पड़ता है। और यह उदार मौद्रिक नीति को दर्शाता है, उदार नहीं है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को दर्शाता है। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि अब यहां पर क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम है, क्योंकि उनको रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है। तो ये हमारी, इससे क्या, मनी सप्लाई कम हो रही है, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को दिखा रहा है। क्लियर है? तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा बी। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया बी। ठीक, अब तो हो गए, हमने 60 क्वेश्चंस तक कर लिया है। ठीक है,
तो हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और राम सर की भी लगातार क्लास आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से पीवाईक्यू करते रहिए। पीवाईक्यू ही ब्रह्मास्त्र है जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।